के मैं बता रही हूँ बच्चे, सब लेकर के मैं बता रही हूँ, समझ गए? बहुत इस बार दिक्कत है। चलो हाँ, सो हमने डार्विनिज्म बच्चे पढ़ लिया था। डार्विनिज्म में हमने क्या पढ़ा था? डार्विन ने क्या दिया था बच्चे? मैम ब्रांचिंग डार्विन ने क्या दिया था? नेचुरल थ्योरी सिलेक्शन। ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, और एक थ्योरी दी थी जिसको कल मैं बताना भूल गई थी, पैनजेनेसिस। मैम आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल शायद। अब ये मत बोलो कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मुझे भी नहीं दिख रही। मैम विजिबल है। मैम शो हो रही है। मैम नहीं दिख रही है। ओके ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन दिया था एंड थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर सेलेक्ट करती है, नेचर सेलेक्ट करती है कि कौन रहेगा। ठीक है, 2-3 तरह की स्पीसीज पहले से प्रेजेंट होते हैं और उसमें से सेलेक्ट किया जाता है, जो वेल अडेप्ट कर जाता है उसी को सेलेक्ट किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखो डार्विनिज्म ने बहुत सारी चीजें मेंशन की थी। ओवर प्रोडक्शन में मेंशन किया था। ओवर प्रोडक्शन में इन्होंने क्या बताया था बच्चे? मुझसे कुछ पूछना है, इससे रिलेटेड पूछना है तो अभी पूछो, और बाकी कुछ पूछना है तो फिर क्लास के बाद। ठीक है, वेट। ओवर प्रोडक्शन में इन्होंने क्या बताया था भाई कि अगर देखो सारे ऑर्गेनिज्म में क्या टेंडेंसी है कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं वो, रिप्रोड्यूस होकर के। जैसे ऑयस्टर की बात ले लो बच्चे, ऑयस्टर 1 ईयर में 11 करोड़ बच्चे दे सकता है। समझ गए? 11 करोड़ इसके ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकते हैं विदिन 1 ईयर। विदिन 1 ईयर की बात कर रहे हैं हम। तो अगर इसको हम 5, हाँ ऑयस्टर, ठीक है, तो अगर हम 5 साल में लें, 5 साल में लें तो कितना होगा भाई? जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे भी कई ज्यादा, है ना? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं या फिर स्टार्स वगैरह, उससे भी कई ज्यादा ये हो जाएंगे। ओके, तो ऑयस्टर ऑयस्टर ही ऑयस्टर सब जगह होंगे। फिर इन्होंने एग्जाम्पल दिया था भाई प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम का दिया था। ओके, कि भाई अगर प्लाज्मोडियम जो है और ये पैरामीशियम है, ये सभी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं भाई कब? 60 आवर्स तक में कर लेते हैं, 48 to 60 आवर्स में कर लेते हैं, और एक बार में बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। तो अगर हम इसको 5 साल में लें, 5 साल में लें तो मतलब जितना बड़ा आपका अर्थ है, अर्थ के 10 गुना, अर्थ से 10 गुना ये क्या हो जाएगा भाई? इसकी स्पीसीज बड़ी हुई दिखेगी। ऐसे करके मान लो मैं पी प्लांट का ही एग्जांपल लेती हूँ, पी का एग्जांपल लेती हूँ, या वीट का एग्जांपल लेती हूँ। पी में, वीट में एक साल में कितने ही दाने होते हैं, कितने ही सीड होते हैं? बहुत सारे सीड होते हैं बच्चे। अगर उन सारी सीड्स को खाया ना जाए, उन सारी सीड्स को छींट दिया जाए और उगने दिया जाए तो क्या होगा? मैम न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे। कितने सारे न्यू प्लांट्स हो जाएंगे 5 साल में? रहने की जगह नहीं मिलेगी, रहने की जगह नहीं मिलेगी। 70%। ठीक है, रहने की जगह नहीं मिलेगी बच्चों। ऐसे ही मैंने फिश का एग्जांपल दिया था। इन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए कि अगर ये कंडीशन रहती, अगर यही कंडीशन रहती तो क्या होता कि भाई सब जगह स्पीसीज स्पीसीज दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, फिट होता है वही सरवाइव कर पाता है। और इन्होंने क्या बताया था? वेरिएशन को बताया था। वेरिएशन इनके अकॉर्डिंग क्या है बच्चे? स्लो, धीरे धीरे वेरिएशन आते हैं, और ये वेरिएशन जो है इवोल्यूशन में बदलता है, और ये डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर थी? यस मैम। आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैंने इनके बारे में 2 चीजें बताई थी, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन आर द 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन बहुत कुछ आए थे, ऑब्जेक्शन नहीं पढ़ना आपको उतना। फिर हमको क्या पढ़ना है? इंग्लैंड वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन थे? व्हाइट वाले थे, व्हाइट मॉथ्स। एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन थे? मेलानाइज्ड मॉथ। ठीक है, मेलानाइज्ड मॉथ थे। नाउ हमने क्या पढ़ा था? ये किससे बहुत ज्यादा
ये हुए थे बच्चे, थॉमस मोटिवेटेड हुए थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस मैल्थस। थॉमस मैल्थस की जो ऐसे थी पॉपुलेशन पे, थॉमस मैल्थस ने यही बोला था कि भाई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है एक बार में नहीं बढ़ती है, कोई भी स्पीसीज क्या होता है, सेलेक्ट होता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, सभी स्ट्रगल करते हैं किसी चीजों के लिए। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो उनके बीच में स्ट्रगल होता है। तो उसी की पॉइंट को लेकर के डार्विन ने क्या किया था बच्चे, वर्क किया था, और अल्फ्रेड वेलस ने भी इन्हीं की पॉइंट्स को लेकर के वर्क किया था, ठीक है। आगे देखो, population size grow exponentially, population size exponentially grow करता है, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारा है थियोरी ऑफ, ठीक है, किसकी थियोरी, डार्विन की, डार्विन थियोरी ऑफ। मैं कितना गंदा लिख रही हूँ भाई, इतना गंदा कौन लिखता है, अच्छे से लिखती हूँ। एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पे रख रखा ना, तो लिखते नहीं बन रहा है। डार्विन थियोरी ऑफ पैन जेनेसिस। मैम ठीक है, मैम आपकी स्क्रीन स्टक है। ओ, यस ये तो मैं भूल ही गई थी। यस मैम। मैम ये पैन जेनेसिस क्या है? हाँ बता रही हूँ, ये बच्चे मुझे आदत बना लेनी होगी कि लिखे फिर वापस गए, फिर लिखे फिर वापस गए, है ना। सो डार्विन थियोरी ऑफ पैन जेनेसिस, पैन जेनेसिस, पैन स्पर्मिया पढ़ा था ना आपने, पैन Yes. स्पर्मिया, यस मैम। ठीक है। तो पैन जेनेसिस ये है कि डार्विन ने क्या बोला कि अगर हमारे पास क्या है, एक बंदा है, ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, एक बंदा है, इसके जो सेल हैं, इसके जो सेल हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे सेल हैं, बॉडी के जो सेल हैं, बॉडी के सेल में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे चेंजेस फिर किस में चले जाते हैं, सारे के सारे चेंजेस किस में चले जाते हैं, इसकी गैमीट में चले जाते हैं। तो जो गैमीट जो है, गैमीट जो है, ओ सब कुछ स्टक हो गया। आज मैंने देखा अपनी वीडियो, ये स्टक वाली जो सिचुएशन चल रही है ना, इसके साथ मैंने अपनी वीडियो देखा, मतलब मेरी वीडियो भी रुकी रहती है, यस मैम। ठीक है। ये दिख रहा है आपको कि ये yes. जो नया सेल जो है, ये बंदा है, ठीक है, ये बंदा है। अब क्या है, इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, और बहुत सारे सेल में क्या हो रहा है, बहुत सारे सेल में कुछ कुछ वेरिएशन आ रहे हैं। तो इसका जो जर्म सेल होगा ना, वो सारे वेरिएशन को लिया हुआ होगा, इन्होंने ऐसा कहा। इसका जो जर्म सेल होगा, जो जर्म सेल है, दैट इज गैमीट, गैमीट विथ ऑल इन्फो, ठीक है, सारे इन्फो को लेकर के रखा हुआ है, जितने जो सेल में अलग अलग जो चेंजेस आए हैं, उन सारे इन्फो को लेकर के ये रखा हुआ है, ठीक है, ये इन्होंने ये कहा। और इसी गैमीट में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, सारे वेरिएशन के इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, और ये फिर किस में चला जाता है, बच्चे में चला जाता है, ये फिर आगे जनरेशन में चला जाता है, ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला। लेकिन फिर कौन आए बच्चे, फिर कौन आए, फिर से आए एक जो साइंटिस्ट थे, विजमैन, ठीक है। देखो इसमें सब कुछ उल्टा लिखा हुआ, जर्म प्लास्ट थियोरी। इसके बाद कौन आए बच्चे, एक जर्म प्लास्ट थियोरी था, अगस्त विजमैन। अगस्त विजमैन ने किसको टोका था, लमार्क को भी टोका था ना। यस मैम। उन्होंने चूहे को कट किया था 20 जनरेशन तक, उसकी पूंछ यस को। मैम। अब अगस्त विजमैन जो है यहाँ भी आ गए, ठीक है, बहुत बड़े ये क्रिटिक्स थे, यहाँ भी आ गए। इन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने देखो डिसअप्रूव किया पैनजेनेसिस थ्योरी ऑफ डार्विन को। ओके, ये कट वाली बात तो आपको पता है। अगस्त विजमैन ने क्या बोला कि जो इंसान है, इंसान के जो नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल अलग होते हैं। नॉर्मल सेल हमारे, उसमें क्या होता है बच्चे, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है,
और ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सोमैटोप्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म होता है। I think लेकिन फिर से stuck है। लेकिन जो गैमीट होते हैं, जो गैमीट होते हैं उसमें क्या होता है बच्चे, Germ गैमीट plasm। में क्या होता है, जर्म प्लाज्म होता है। ठीक है, उसमें जर्म प्लाज्म होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जर्म प्लाज्म होता है। तो इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। ही डिफरेंशिएटेड प्रोटोप्लाज्म इनटू सोमैटोप्लाज्म एंड द जर्मप्लाज्म। ठीक है, सोमैटोप्लाज्म होता है और क्या होता है, जर्मप्लाज्म होता है। सोमैटोप्लाज्म इज द सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में जो हमारे पास जो लिक्विड्स वगैरह जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो अलग है। इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन हेरिडिटी। कोई भी वेरिएशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वहां से आपके गैमीट सेल में नहीं जाता है, ये कह रहे हैं। Germplasm is the protoplasm in the sex cell. It play important role in heredity. जो भी चीज प्रेजेंट होती है वो किसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ जर्म प्लाज्म में होता है अकेला, और यही चीज जाती है आगे। ठीक है, ओके। द चेंजेस that occur in non-reproductive cell और somatic cell are not transmitted. ये ट्रांसमिट नहीं होती है। जर्म सेल में अगर कोई चेंज होगा तो ही वो ट्रांसफर होगा किसमें, आगे। ओके, अगर हमारे बॉडी सेल में कोई चेंजेस होगा, बॉडी सेल में, ऊपर के बॉडी सेल में कोई चेंज होगा तो वो आगे नहीं जाएगी जनरेशन में। तभी जाएगी चीजें जनरेशन में जब वो जर्म प्लाज्म में चेंज होगा। ये बात मानने वाली है ना, जर्म प्लाज्म में चेंज होगा क्योंकि जर्म सेल ही मिलकर के जाइगोट बनाएंगे ना। ठीक है, Yes ma'am। उन्होंने ये बात कही। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं बच्चे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूगो डे व्राइस के बारे में। ह्यूगो डे व्राइस। अब ह्यूगो डे व्राइस भी आए। मैम हाँ मैम आपकी स्क्रीन पे तो डार्विन थ्योरी ऑफ पैनोजेनेसिस लिखा है बस। अच्छा, डार्विन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस ये था बच्चे कि इन्होंने बोला। मैम ये वाली स्क्रीन आ रही थी जो आप पढ़ा रहे थे, वो वाली नहीं आ रही थी। स्क्रीन स्टक के बारे में बता रही है। अच्छा, जो मैं पढ़ा रही थी बोलने वाली, मुझे लगा आपको समझना। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें आपको एक और साइंटिस्ट का नाम पढ़ना है, किसका बच्चे, ह्यूगो डे व्राइस। ठीक है, बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज। ये जो लाइन है ना बच्चे, ऐसे का ऐसा आया हुआ है नीट में। किस पे वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूगो डे व्राइस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन डैश, किस पे, इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज पे इन्होंने वर्क किया था। ब्राउट फॉर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। ये वही ह्यूगो डे व्राइस है बच्चे। 3 साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने इन पे वर्क किया था, मेंडल के वर्क पे रिक्रिएट करा था उससे। ठीक है, तो उसमें से ह्यूगो डे व्राइस भी थे। रीड किया था ना, रीडिस्कवर किया था, तो उसमें से कौन थे, ह्यूगो डे व्राइस थे। इन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पे वर्क किया था बच्चे। ये इनको ना बहुत बड़ा एरिया मिला हुआ था, बोटानिकल गार्डन टाइप का मिला हुआ था, जिसपे ये, जहां ये जाकर के स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज पे। और उन्होंने म्यूटेशन वाली चीज लेकर के आई। ये क्या लेकर के आए, आइडिया ऑफ म्यूटेशन। तो आइडिया ऑफ म्यूटेशन कौन लेकर के आया, आइडिया ऑफ म्यूटेशन कौन लेकर के आया, म्यूटेशन की बात किसने की, ह्यूगो डे व्राइस ने की। इन्होंने बहुत सारे प्लांट ग्रो किए इवनिंग प्राइमरोज के। इन्होंने क्या देखा कि कुछ तो प्लांट्स बिल्कुल पेरेंट जैसे हैं, बहुत कम प्लांट हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं। बहुत कम प्लांट हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। देखो, इन्होंने 3 तरह के प्लांट देखे। सम प्लांट टोटली, ठीक है, टोटली क्या थे बच्चे, टोटली क्या थे, पेरेंट की तरह दिख रहे थे। ठीक है, सिमिलर टू पेरेंट। ओके, वी कांट से आइडेंटिकल। क्यों नहीं बोल सकते बच्चे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम प्लांट टोटली सिमिलर टू पेरेंट।
ठीक है। सम प्लांट, कुछ प्लांट क्या थे बच्चे, कुछ प्लांट वेरिएशन लिए हुए थे, ठीक है। सम प्लांट विथ लिटिल, वेरी लिटिल वेरिएशन, कुछ प्लांट वेरिएशन लिए हुए थे। एंड वेरी वेरी फ्यू प्लांट, वेरी फ्यू प्लांट क्या थे, डिफरेंट थे। वेरी फ्यू प्लांट क्या थे, डिफरेंट थे। और वो जो डिफरेंस था वो आगे देखने को मिला फिर, ठीक है। वो फिर आगे चल के कुछ ना कुछ और चेंजेस आते गए और इवोल्यूशन देखने को मिला। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई जो चीजें है ना धीरे धीरे नहीं होती, कैसे होती है, सडनली होती है। लार्ज डिफरेंस अराइजेस सडनली, अगर आपको बड़ा डिफरेंस कुछ लाना है तो वो सडनली आता है, ठीक है। वो कैसे आता है बच्चे, अचानक से आता है कोई डिफरेंस। मतलब अचानक से मुझ में पंख लग जाएंगे, ठीक है, मतलब मुझ में नहीं लगेंगे। मान लो मेरे 5 बच्चे पैदा हुए, मान लो आज के जमाने में कौन करता बच्चे पैदा, है ना। 5 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 4 बच्चे तो नॉर्मल हैं, एक बच्चे में अचानक से पंख आ गए, ठीक है। तो जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस हैं अचानक से आती है। मतलब हो सकता है कि हम जो बने, हम अचानक से बन गए, ठीक है। सो लार्ज डिफरेंसेस अराइजेस सडनली इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में ये जो लार्ज डिफरेंस होता है वो सडनली आता है। और इनको इनकी बातों को थोड़ा सा प्रूव किया था और कुछ साइंटिस्ट थे जो आपको नहीं पढ़ना है, बस मुझे भी याद नहीं है उनका नाम क्योंकि इम्पोर्टेंट है नहीं, बस मैं कहानी बता देती हूँ कि और कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया कि हाँ भाई मतलब शीप की जब मेटिंग कराई तो देखे कि कुछ शीप के पैर ना छोटे थे, कुछ शीप के पैर क्या थे, छोटे पैर वाले शीप पैदा हो गए। ओके, अचानक से कुछ छोटे पैर वाले शीप पैदा हो गए। तो वही बोल रहे हैं कि अचानक से होता है। तो भाई अचानक से तो कभी कभी क्या होता है, 2 सिर वाला बच्चा और टेल वाला बच्चा। So he believed that it is mutation which cause evolution, म्यूटेशन ही है जो इवोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आप नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, हर दिन प्रिपरेशन करने से कुछ नहीं होगा, हर दिन जो वेरिएशन आएगा उससे कुछ नहीं होगा। अचानक से एक दिन इतनी मार पड़ेगी और अचानक से आपको अकल आएगा और अचानक से आप बिल्कुल कुछ अच्छा कर जाओगे और फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा होता है, अचानक से कभी किसी की जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि वो बंदा बिल्कुल बदल जाता है ना, है ना। वो बिल्कुल क्या हो जाता है, एक असुर बन जाता है। हाँ, और कोई असुर अचानक से क्या बन जाता है, भगवान बन जाता है, होता है ना अचानक से। उंगलीमाल की कहानी पढ़ी है। तो भाई ये सारी चीजें भी होती हैं। तो म्यूटेशन को और ह्यूगो डेवराइस की बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि इन्होंने, क्योंकि कहीं कहीं पे ये सही भी है। सो जो बच्चे इवोल्यूशन, तो हमको कंक्लूजन क्या मिलता है कि जो इवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ not only natural selection, is the result of natural selection plus म्यूटेशन। भाई जीन में म्यूटेशन होना जरूरी है ना, जीन में म्यूटेशन भी तो होना जरूरी है, तभी तो नए कैरेक्टर आएंगे, ठीक है। हाँ पता है, कर दिया मैंने, देख लिया। अब देखो इनमें आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्या कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चे, he believed that it is mutation which cause evolution and not the minor variation। इनके अकॉर्डिंग जो छोटी छोटी वेरिएशन जो हो रही है ना, जो हेरिटेबल है, जैसे मेरे में कुछ वेरिएशन है मेरे मम्मी पापा से, फिर ये वेरिएशन बच्चों में जाएगा, फिर उनमें कुछ वेरिएशन आएगा, इससे इवोल्यूशन नहीं हो रहा, इससे इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे वेरिएशन से इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, नहीं तो हम में अभी तक इवोल्यूशन हो गया रहता, इस तरह से ये कह रहे हैं, ठीक है।
और इनके अकॉर्डिंग म्यूटेशन बड़ी बात है, म्यूटेशन बड़ी बात है। म्यूटेशन क्या होती है? रैंडम होती है, अचानक से होगी, और डायरेक्शन लेस होती है। डायरेक्शन लेस बोले तो रिवर्स भी जा सकती है। ठीक है, रिवर्स भी जा सकती है, रिवर्स भी जा सकती है। मतलब आप इंसान से क्या हो सकते हो? बंदर भी बन सकते हो, रिवर्स भी जा सकती है। ओके, जैसे आप लोग आजकल देखते हो ना कि पहले के लोग ऐसे झुके हुए थे, अब धीरे धीरे सीधे होते जा रहे हैं, अभी फिर से लोग ऐसे होते जा रहे हैं, है ना? यस मैम। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि रैंडम और डायरेक्शन लेस, और उन्होंने क्या बोला था? स्लो और डायरेक्शनल। डायरेक्शनल। याद रखना, ठीक है? ओके, स्मॉल एंड सॉरी स्लो नहीं, स्मॉल और डायरेक्शनल। ठीक। इवोल्यूशन ऑफ डार्विन वाज ग्रेजुअल। डार्विन का जो इवोल्यूशन था ग्रेजुअल था, व्हाइल डिवराइस बिलीव म्यूटेशन कॉजेज स्पेशिएशन। ठीक है, ओके। इन्होंने बोला कि अचानक से भाई इवोल्यूशन बस हो जाएगी, लेकिन डार्विन ने, सॉरी यार मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ, इवोल्यूशन ऑफ डार्विन वाज ग्रेजुअल, मतलब कि चलते रहने वाला प्रोसेस है। एंड व्हाइल डिवराइस बिलीव म्यूटेशन कॉज स्पेशिएशन एंड हेंस इट इज हेंस कॉल्ड इट सॉल्टेशन। स्पेशिएशन मतलब कि अचानक से म्यूटेशन आएगा और एक अलग से स्पीसीज बन जाएगी। ठीक है, अचानक से म्यूटेशन आएगा और अलग से एक स्पीसीज ही बन जाएगी। जैसे हमारी ही बात कर लो, मान लो कि कभी कुछ ऐसा म्यूटेशन आया और हम अचानक से क्या बन गए? इंसान बन गए, इस तरह से। ठीक है, कॉल्ड इट सॉल्टेशन। सॉल्टेशन पे क्वेश्चन आता है बच्चे, क्या क्वेश्चन आता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सॉल्टेशन। ठीक है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉल्ड is called saltation. ठीक है, is known as saltation. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। अगर एक बार में बहुत बड़ा म्यूटेशन हो गया, कोई नई स्पीसीज बन गई, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में ये जो लाइन है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। ठीक है, तो जिस पेज में मुझे दिखता है कि वो पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसका स्निप काट के यहाँ आपको दे देती ना। अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले बच्चे हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम क्या पढ़ेंगे? आपका पहले हम पढ़ेंगे जो इसमें पहले देना चाहिए था, इसमें नहीं दिया था, हम थोड़ा पढ़ लें। उल्टा दिया हुआ है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, जो कि हमको बहुत पहले पढ़े, वही मैं सोच रही हूँ नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है भाई, कि कब कौन सी स्पीसीज आई, कब कौन सी स्पीसीज आई। ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं। सो इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल द बिगेस्ट क्या होता है? वही तो बता रही हूँ अभी। ठीक है, इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट आर कॉल्ड एराज एंड एपोक्स। सबसे बड़ा जो टाइम स्केल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एरा, सबसे बड़ा। जैसे ईयर्स, एक साल में जो सबसे बड़ा है वो क्या है? ईयर है। ईयर के बाद आपका क्या होता है बच्चे? मंथ होता है। मंथ के बाद वीक, वीक के बाद डेज, डेज के बाद फिर आवर्स। ठीक है, तो वैसे ही एरास सबसे बड़ा, ठीक है, एपॉक्स सबसे छोटा। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 एरा। ठीक है, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक एंड कोइनोजोइक। मुझे ट्रिक बताओ जल्दी से, मैंने क्या बताया है ट्रिक आप लोगों को इसका? वाह 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 वाह, आरती ने प्रोटेक्टर प्लेन मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, तो आर्कियोजोइक सबसे पुराना है, ऐसे भी नाम से ही पता चल रहा है। आर्की का क्या मतलब होता है? ओल्डेस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, सो आर्कियोजोइक एंड प्रोटियोजोइक एरा ऑल्सो नोन एज प्री कैम्ब्रियन एरा कवर्ड अबाउट 4 बिलियन ईयर्स।
बहुत पुरानी बात है, 4 बिलियन ईयर्स पहले की बात करता है। और जो पेलियोजोइक एरा है बच्चे, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है। पेलियोजोइक एरा 300 मिलियन ईयर्स की बात करता है, ये 4 बिलियन ईयर्स, 4 बिलियन ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। एंड ये पेलियोजोइक एरा आपका 300 मिलियन ईयर की बात कर रहा है। तो 4 बिलियन ईयर्स अगो जब मतलब आपका स्टार्ट हुआ था बनना, स्टार्ट हुआ ही था लाइफ। और मतलब यूं बोलो तो किसी किसी बुक में तो 3.7 ईयर दिया है स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। नाउ the Mesozoic and Cenozoic era covered 180 million years and 65 million years respectively. Coenozoic era सबसे नया है, that is 65 million year की बात करता है। Yes, okay. Now अब हम आगे बढ़ जाएं। देखो पेलियोजोइक एरा में बच्चे क्या क्या आपको मिल रहे थे? स्टेम रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स जो हैं थे। और रेप्टाइल से क्या आ रहा था बच्चे? सौरोप्सिड्स आ रहा था, साइनेप्सिड्स थे, पैलिकोसॉर्स थे, मतलब ये डायनासोर वगैरह टाइप के ये आ चुके थे, ठीक है। मीसोजोइक एरा में आपको थैकोडॉन्स थे, डायनासोर्स थे। मीसोजोइक एरा में यहाँ पे एक जुरासिक आता है, जुरासिक है ना, ट्राइएसिक, जुरासिक, देन क्रिटेशियस आता है। तो डायनासोर्स थे एंड थेराप्सिड्स थे। तो ये आपको सब कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ याद करना पड़ेगा बच्चे। मैम ये जो प्रीमियम था यही पेलियोजोइक था ना? हाँ, जो आपके ये है ना, देखो इसमें क्या बता रहा है कि ये लिजर्ड टाइप के, सौरोप्सिड्स, लिजर्ड और टर्टल। फिर आपका जो है ये साइनेप्सिड्स कैसे हैं? क्रोकोडाइल। एंड देन फिर आपका क्या आ जाता है? डायनासोर इनके बीच में। एंड देन फिर मैमल्स, ये जो है ना पेलिकोसॉर्स, और ये जो है मैमल्स में आ जाते हैं। बच्चे इस सारे जितने भी चार्ट है सब आपको याद करने होंगे, और मैं सब आपको याद करा दूंगी धीरे धीरे, डोंट वरी। अभी 2 ट्रिक याद किया ना, धीरे धीरे सारे ट्रिक याद करा दूंगी। मैम इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? कुछ नहीं, ये डायग्राम आ जाएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि मीसोजोइक एरा में कौन कौन से 3 पीरियड्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। जो पीरियड्स मैंने याद करा दिए हैं आप लोगों को, पैलियोजोइक मीसोजोइक एरा का पीरियड भी याद करा दिया है। फिर उसके बाद आता है सीक्वेंस में लिखिए सारे एराज को, ओके, एंशिएंट से रिसेंट में सीक्वेंस में लिखिए। उसके बाद आएगा कि मीसोजोइक एरा में मैमल्स कौन से थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मैमल्स इन मीसोजोइक एरा। तो देखो एग्जांपल है ना थेराप्सिड, है ना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको सब याद करा दूंगी बच्चे। फिर देखो पेलियोजोइक एरा की ट्रिक बताओ, जल्दी से बताओ। कौन बताएगा मुझे? शीबा बताएगी। यस मैम। शीबा बताएगी पेलियोजोइक एरा की ट्रिक। याद करवाई है ना मैंने बोला था सब याद करके आओगे। अलीशा को याद है? पेलियोजोइक एरा वाला जो ट्रिक मैंने बोला था सब याद करके आओगे, याद हो गया? मैम थोड़ा थोड़ा ही रिवाइज है, बहुत अच्छे। किसको याद है? जल्दी बताओ, किसको याद है? मैम कैमरामैन वाला ना? हाँ, बोलो। मैम कैमरामैन ऑर्डर देता है शीला को कि देव की कार पे ट्राइसिस, जुरासिक और ट्राइसिस। वेरी गुड। चलो, कैमरामैन ऑर्डर शीला, ठीक है, कैमरामैन ऑर्डर शीला कि देव की कार पर ट्राई करना है क्या? क्रिटेशियस, जूसी क्रिटेशियस, ठीक है, जूसी क्रिटेशियस ट्राई करना है। चलो, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा क्या है बच्चे? एरा है। उसके बाद आपको एरास के पीरियड्स याद रखने हैं, एपोक्स वगैरह नहीं याद रखना, ठीक है। एरा याद रखना और एरास के पीरियड याद रखने, ठीक है, एरा और एरा के पीरियड्स याद रखने। नाउ
फिर उसके बाद आपको इतना एपोक्स वगैरह नहीं आता बच्चे, एपोक्स जो है ना वो नहीं आते हैं, सिर्फ आपका एरा आता है और पीरियड्स आते हैं, और उसमें कौन कौन से प्लांट्स है वो सब आता है। देखो मैंने यहाँ भी शॉर्ट में लिख दिया है, नहीं दिख रहा ना? नो मैम। आप लोगों के हेल्प के लिए देखो मैंने यहाँ ब्यूटीफुली लिख दिया है अच्छे से। बच्चे एरा है, एरा फिर पीरियड फिर एपोक्स, ठीक है। एरा क्या है आपका? आर्कियोजॉइक है, आर्कियोजॉइक है। आर्कियोजॉइक में 3 एरा आपको ज्यादातर सॉरी हाँ 3 एरा आपको ज्यादातर पढ़ने हैं। उसमें कौन कौन सा एरा आपको ज्यादा पढ़ना है बच्चे? आर्कियोजॉइक, प्रोटेरोजोइक एंड पेलियोजोइक। तो आर्कियोजॉइक में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, ये आप भी जानते हो, आपने मोनेरा में पढ़ा है ना। मोनेरा क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। उसमें आपने मोनेरा में आर्किया पढ़ा था, आर्किया सबसे पहला आने वाला बैक्टीरिया पढ़ा था ना, वो क्या था? प्रोकैरियोट्स था, ठीक है। तो आर्किया में सभी क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। और उसके बाद वाले को भगवान ने सबको क्या बना दिया था? उसके बाद जितने थे सबको यूकैरियोट्स बना दिया था, सबको यूकैरियोट्स बना दिया था। और प्रोटेरोजोइक क्या होते हैं बच्चे? सबसे पहले आने वाले यूकैरियोट्स, क्योंकि आर्कियो के बाद क्या आता है? प्रोटेरोजोइक। आर्की ने प्रोटेक्टर से, है ना, प्रोटेरोजोइक आता है, तो प्रोटेरोजोइक सबसे पहला यूकैरियोट्स आता है। एंड देन पेलियोजोइक में सभी के सभी एनिमल्स आ जाते हैं एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अभी तक बर्ड्स और मैमल्स नहीं आए हैं, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स कब आएंगे बच्चे? आगे चल के। कब आएंगे? आगे चल के। आगे कौन सा एरा बचा है? आर्की ने प्रोटेक्टर से प्लेन मॉडल क्रिएट किया, तो मीसोजोइक, कैनोजोइक, है ना, उधर आएंगे। ओके, तो एनिमल्स में देखो आपका आर्थ्रोपोड्स जिसको हम कैम्ब्रियन बोल रहे हैं, ऑर्डोविशियन मतलब इनवर्टिब्रेट्स, सिलूरियन मतलब टेरेस्ट्रियल, डेवोनियन मतलब फिशेस। तो इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। तो मैम आपकी मतलब ये help ऑर्डर वाइज दिए हुए एरिथ्रोपॉड्स से इनवर्टिब्रेट्स के टेरेस्ट्रियल। हाँ, ठीक है। तो आपको इनके सबके ये भी पता होने चाहिए कि किसको हम क्या बोल रहे हैं। ओके, ये डायनासोर्स के सबके नाम हैं, याद कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि एनटीए वालों को कोई ठिकाना नहीं ना। हो सकता है कि इनके नाम दिए हुए एनसीईआरटी में आपको पिक्चर दे देगा, बोलेगा नाम बताओ, हाँ, तभी क्या करोगे? यस मैम। है ना। ऐसे ही बच्चे मैं इनका प्लांट्स वाला भी आपको बहुत जल्दी याद कराने वाली हूँ। जो प्लांट्स वाला जो इसका है ना टेबल, वो भी मैं आपको याद करा दूंगी फटाफट, कल तक मैं याद करा दूंगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा इसमें उल्टा पुल्टा, ये मैं सही करके आपको भेजूंगी। 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? नेचुरल सिलेक्शन हमारा 3 तरह का होता है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की, और ये नेचुरल सिलेक्शन 3 तरह का होता है, ठीक है। कैसे कैसे? स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, यहां से क्वेश्चन आता है। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन मतलब बच्चे कि जो बीच वाले होंगे ना, मीन वाले, वो सेलेक्ट होंगे। मतलब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं लेती हूँ कि ऐसा माना जाता है कि जो इंसान के बच्चे होते हैं वो 7 से 10 पौंड तक के, ठीक है, 7 से नहीं। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, इंसान के जो बच्चे हैं मान लो 4 से 10 पौंड तक के पैदा होते हैं, 4 से 10 पौंड तक के पैदा होते हैं मान लो। लेकिन ये देखा गया कि जो 6 से 8 पौंड तक के बच्चे थे वही ज्यादा सरवाइव करते हैं, ठीक है। इधर वाले बच्चे क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, इधर वाले भी एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। मैम जो आपकी बीच स्क्रीन स्टक है। नहीं मैम है मैम। 4 10 सब तो दिख रहा है, अच्छा 6 8 नहीं दिख रहा। दिखा ना? यस मैम। ठीक है,
तो जो बीच वाले हैं, अच्छा। रेंज वाले बच्चे, बीच के रेंज वाले जो हैं, यही ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, यही क्या कर रहे हैं, ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं। तो स्टेबल है ना, बीचों बीच है, ना तो इधर वाले, ना तो एक तरफ वाले, ना तो बहुत कम वेट वाले, ठीक है, लेस वेट वाले, और इधर क्या है बच्चे, हाई वेट वाले। हाई, मैम स्क्रीन स्टक हो रही है। एक यस मैम। फिर से इधर क्या है, मोर वेट वाले, बहुत ज्यादा वेट वाले। तो जो बीच के वेट वाले हैं वो ज्यादा जिएंगे, वो क्या करेंगे बच्चे, वो ज्यादा जिएंगे, ठीक है। तो इनका सर्वाइवल ज्यादा है। तो क्या है, स्टेबलाइजिंग। इस नेचुरल सिलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेबलाइजिंग। कि जो बीच वाले हैं वो ज्यादा जिएंगे। जैसे जो कम वजन वाले हैं वो कम जिएंगे, जो ज्यादा वजन वाले हैं वो कम जिएंगे। जो बीच के वजन वाले होते हैं वो ज्यादा अच्छा सरवाइव करते हैं ना। ऐसे भी देखो, बच्चे का ही छोड़ दो, हमारा भी ले लो, जो बहुत कम, जिनमें मैल न्यूट्रिशन हो रखा है, वो कम जी रहे। जो बहुत ज्यादा खा खा के बिल्कुल एकदम, है ना, बहुत ज्यादा खा के हाथी हो चुके हैं, वो कम जी रहे हैं। जो बीच वाले हैं वो हेल्दी है, परफेक्ट। तो दैट इज द स्टेबलाइजिंग रिएक्शन, तो वो ज्यादा जी। अब डायरेक्शनल की बात करते हैं। डायरेक्शनल बच्चे की बिल्कुल एक तरफ चीजें शिफ्ट हो गई, ग्राफ एक तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब जो आपका जैसे डार्क विंग और वाइट विंग वाला था, ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बच्चे डार्क तरफ ये चला गया, डार्क विंग वाले ज्यादा जी गए, मेलानाइज की तरफ चला ठीक है, गया। डार्क विंग वाले ज्यादा जी गए। और जो इधर वाले थे, ठीक है, बाकी जो थे वो क्या हो गए, फिर से स्क्रीन स्टक, ठीक है। बच्चे मैं कोशिश करती हूँ कि 4 हाथ मैं कर लूं, दूसरा हाथ मेरा जैसे ही मैं लिखूं तो दूसरा हाथ वो स्क्रीन को पीछे ले जाए। हाँ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इधर वाले नहीं जी रहे हैं। अब ये क्या हो गया, एक तरफ, एक डायरेक्शन में जो नेचुरल सिलेक्शन किधर चली गई बच्चे, एक डायरेक्शन में चली गई, है ना। ये क्या हो गई, एक डायरेक्शन में चली गई। ओके, नेचुरल सिलेक्शन इन वन डायरेक्शन, in one particular direction. Okay, यस मैम। क्लियर। अब डिसरप्टिव वाला में क्या होगा, डिसरप्टिव वाला में क्या होगा, इधर वाला जिएगा और इधर वाला जिएगा, बीच वाले मर जाएंगे। दो तरफ का जिएगा, बीच वाले क्या हो जाएंगे बच्चे, मर जाएंगे, ठीक है। बीच वाले क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बीच वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे अमीरी गरीबी का बात ले लो, मिडिल क्लास वाला ज्यादा मरता है ना, यस है ना, मैम। है ना। यस मैम। अब जो एकदम कम है उसको कोई चिंता नहीं, कहीं कहीं कुछ टेंशन नहीं, अपना खाना है पीना है ना, खाना पीना ऐश करना है, जिंदगी बस जी लेनी। और जो बहुत रईस हैं उनको सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है, बस फिजूल के खर्च भी कर रहे हैं, सब कुछ है। अब ये जो मिडल वाला वो क्या है, मर रहा है, यस मैम। मिडल वाला मर रहा है, समझ गए। सो डिसरप्टिव वाला ऐसे ही समझ लो। तो आपको ग्राफ आएगा तो समझ में आ जाएगा आप, ठीक है। यस मैम। ये सरवाइव कर रहा है बच्चे, ये सरवाइव कर रहा है ना, और ये क्या हो रहा है, ये मर गया, ये मर गया, समझ गए। सो डिसरप्टिव में इधर इधर वाले जो है, हाई एंड लो वाले क्या करेंगे, सरवाइव करेंगे। बट जो मीन वाला है, मीन वाला क्या हो जाएगा, नॉट सरवाइव, ठीक है। मैम ये तीनों केसेस चांसेस बाय नेचर से ही है ना।
जैसे नेचुरल सिलेक्शन में आप हाँ निकल हाँ सकते हैं। हाँ, तीनों नेचुरल सिलेक्शन में ही आएंगे। तो आपको क्या आएगा, इसका ग्राफ दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये किसका ग्राफ है, आराम से बता दोगे। बीचों है, बीच बीच है तो स्टेबलाइजिंग, इधर है तो डायरेक्शनल, दोनों तरफ है तो डिस्ट्रप्टिव। या फिर इसको वर्ड्स में दे दिया जाएगा कि अगर मीन में है तो स्टेबलाइजिंग, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, समझ गए? यस मैम। अगर मान लो कोई एक केस स्टडी दे दिया, क्लास 12 में एक केस स्टडी दे दिया कि भाई कोई एक मान लो कोई एक बियर है, ब्लैक कलर का बियर है, व्हाइट कलर का बियर है। ब्लैक कलर के सारे बियर मर गए, व्हाइट कलर वाला जिंदा रह गया। ठीक है, क्योंकि उस समय स्नो बहुत आया। तो कौन सा होगा? डायरेक्शनल होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में हो गया दोनों, है ना। अब क्या हुआ, मान लो कि एक फ्रॉग है, ग्रीन कलर का फ्रॉग है, और मान लो येलो कलर का फ्रॉग है, ग्रीन कलर का येलो कलर का, नहीं ग्रीन है, और एक बिल्कुल ब्लैक कलर का फ्रॉग है, और बीच में येलो कलर है। तो चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा रेत है तो येलो कलर वाला सरवाइव कर गया। तो कौन सा होगा बच्चे? स्टेबलाइजिंग। सॉरी डायरेक्शनल। स्टेबलाइजिंग बीच वाला कराए, सर्वाइव। स्टेबलाइजिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? स्टेबलाइजिंग बोलेंगे। तीसरा एग्जांपल आपको ऐसे दे देगा कि मैम ये कोई जो भी पिछला सिचुएशन दे वाला दिया एग्जांपल कि रिपीट कर दो। अरे मतलब एक सिनेरियो बना रही हूँ कि भाई एक ग्रीन कलर का है, एक बिल्कुल ब्लैक कलर का फ्रॉग, ठीक है, और बीच में येलो कलर का फ्रॉग है। कंडीशन ऐसी आ गई कि वो रेगिस्तान वाला पूरा एरिया हो गया। ठीक है, तो कौन जिएगा? आपका येलो वाला फ्रॉग जी जाएगा। ठीक है, बाकी सभी खा लिए जाएंगे। तो इसी तरह से आपको कुछ भी कंडीशन दे सकता है और आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब बना लोगे, इजी है ना। अब हमको कुछ चीजें पढ़नी है। ठीक है, ये जो इवोल्यूशन होता है, इससे रिलेटेड बच्चे हमको कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? इनहेरिटेबल वेरिएशन होता है। ठीक है, मतलब जीन में ट्रांसफर हो रहा है ना, इनहेरिटेबल वेरिएशन होता है। एंड फॉर्म द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, इसी की वजह से इवोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ जीन वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन आते क्यों है, किस वजह से जेनेटिक वेरिएशन आते हैं? कॉजेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन आर एनवायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर तो होते ही हैं, जैसे कि अचानक से बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाना, या अचानक से बहुत ज्यादा हर जगह का टेम्परेचर कैसा हो जाना, बिल्कुल अलग। या फिर मान लो हम ही किसी दूसरे प्लैनेट में चले गए, तो हमारे जीन्स में भी क्या आएंगे बच्चे? चेंजेस आएंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल फैक्टर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो फिर उसके बाद से जो भी बच्चे मैम अब तक पैदा होते हैं मैम, उनमें कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आता है देखने को। आर्टिफिशियली भी हो सकता है, मतलब लोगों के द्वारा। यस, ठीक है, वेरी गुड साइमा। क्योंकि ठीक है, अरे हिरोशिमा नागासाकी का नहीं सुना है क्या कांड? सबसे बड़ा तो वही है ना। यस मैम, तो बस मैम जो ठीक है, मेडल उसमें यूज किए थे, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो जीन्स के अंदर आ जाता है। सो माइग्रेशन, जेनेटिक फैक्टर में क्या क्या आता है बच्चे? माइग्रेशन, नॉन रैंडम मेटिंग, जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है, म्यूटेशन आता है, जीन रिकॉम्बिनेशन आता है, और हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है कि जेनेटिक फैक्टर क्या होते हैं, जीन्स में क्या क्या चेंज आते हैं, जिसकी वजह से जीन्स के लेवल पे क्या क्या चेंज आते हैं, जो इवोल्यूशन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीन माइग्रेशन। जीन का माइग्रेशन कैसे होगा बच्चे? बताओ, अपने आप जीन चला जाएगा? मैम नहीं, जब लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी है ना, जगह। लोग माइग्रेट होते हैं। द रिमूवल ऑफ अलील फ्रॉम वन पॉपुलेशन और एडिशन ऑफ अलील,
भाई ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है, ठीक है। मान लो जैसे मैंने बताया था आपको कि हम अफ्रीका में आए सबसे पहले, होमोसेपियंस। अब ये होमोसेपियंस कहाँ चले गए? होमोसेपियंस दूसरे जगह चले गए, ठीक है। होमोसेपियंस मान लो दूसरी जगह चले गए, और मान लो कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, ओके। तो इनका इनका पहले क्या कलर था? डार्क कलर वाला अलील था। ये डार्क कलर वाला अलील किसके साथ मिक्स हो गया बच्चे? लाइट कलर वाले अलील के साथ मिक्स हो गया। किसके साथ? लाइट कलर वाले अलील के साथ। तो रिमूवल और ऑफ अलील, यहाँ से कुछ अलील क्या हो गए? रिमूव हो गए, रिमूवल ऑफ अलील। यहाँ से रिमूव हुए और यहाँ पे क्या हो गए बच्चे? ऐड हो गए अलील। सो इसी को क्या बोलते हैं? जीन फ्लो। जीन अपने आप थोड़ी दौड़ के जाएगा, आप ही तो लेकर के जाओगे। तो पॉपुलेशन जाएगा तो जीन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जीन का माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। तो हम पहले डार्क कलर के थे ज्यादातर, हम अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग जगह पे गए। एनवायरमेंट का असर तो पड़ा ही, एनवायरमेंट का असर तो पड़ा ही। वहां के लोगों के साथ, वहां के लोगों के साथ हमारे जीन्स मिले और फिर धीरे धीरे कलर क्या हो गया बच्चे? जीनोटाइप में चेंज आया। इसमें चेंज आया, जीनोटाइप में चेंज आया। वहां के लोगों से मेटिंग की तो जीनोटाइप में चेंज आया, ठीक है। मैम फिर है होमो सैपियन अफ्रीका में आए पहले, ये कैसे पता चला? बेटा, मैंने एग्जाम्पल दिया, कहीं से पढ़ा है मैंने, ठीक है। एक बुक से मैंने पढ़ा है कि होमोसेपियंस। अब ये कितना सच है कोई नहीं जानता। अभी डार्विन की थ्योरी भी कितनी सच है कोई नहीं जानता। मैंने पढ़ा है उसके उस पे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बहुत सारी स्टोरी बताई इवोल्यूशन का। उसी के बेसिस पर मैं ये बोल रही हूँ कि होमोसेपियंस सबसे पहले कहाँ आ गए? अफ्रीका में आ गए। आपकी एनसीईआरटी कुछ और कहती है, ठीक है। तो ये मान लो अफ्रीका में आए, फिर ये अलग अलग जगह गए। नींदरथलीस को मारा, इसको मारा, उसको मारा, इरेक्टस को मारा, सबको मार दिया। ऐसा मैंने एक बुक में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी कुछ और कहती है। तो भाई इसको सीरियसली नहीं लेना, आप बस इसको एज अ इंफॉर्मेशन समझो कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि होमोसेपियंस कहाँ आए? होमोसेपियंस एशिया में आए, ठीक है। इंडिया में सबसे पहले आए, ऐसे बोल सकते। सो नॉन रैंडम मेटिंग क्या है? रिजल्ट इन ए डेविएशन फ्रॉम हार्डी विनबर्ग डिस्ट्रीब्यूशन। हार्डी विनबर्ग डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम पढ़ेंगे। नॉन रैंडम मेटिंग क्या है बच्चे? कि एक फीमेल है, मान लो फीमेल बर्ड है, ठीक है। फीमेल बर्ड है, वो ब्राइट कलर के मेल बर्ड को ज्यादा चुनती है रेदर देन द डार्क कलर, ठीक है, ओके। ब्राइट कलर के जिसके पंख हैं उसको बहुत चुन रही है, और उनको नहीं चुन रही है जिनके पंख बिल्कुल क्या है? कलरलेस हैं या फिर बहुत डार्क कलर के, उनको नहीं चुन रही है। समझ गए? तो इस तरह से क्या हो गया? नॉन रैंडम मेटिंग हो गई। रिजल्ट इन अ डेविएशन ऑफ हार्डी विनबर्ग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब बस समझो। अभी नॉन रैंडम मेटिंग समझ लिए कि रैंडमली मेटिंग नहीं कर रहे हैं कि इससे भी मेटिंग किए, इससे भी, मतलब नॉन रैंडम मतलब वो चूज कर रही है कि भाई मुझे तो मेटिंग बस ब्राइट कलर वाले से करना है, ठीक है। मुझे शादी बस फेयर कलर के लड़कों से करना है। तो बस चुना जा रहा है। अब क्या है? फेयर 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 को ही चुना जा रहा है, नॉन रैंडम मेटिंग। तो क्या होगा? डार्क वाला अलील धीरे धीरे क्या होता जाएगा बच्चे? के बीच में बोला खत्म होता जाए। है ना? एलिमिनेट होता जाएगा, डार्क वाला अलील खत्म होता जाएगा। समझ गए? फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट 10th क्लास में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो कि भाई हरा भरा घास था, बीटल्स थे, तभी एक हाथी आ गया, हाथी ने पैर रख दिया, अचानक से एक जनरेशन पूरी खत्म हो गई। So it is the elimination or addition of the genes of certain character when some animals in a population migrate or die to emigrate. क्या होता है कि ये पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में मान लो कि हाथी है, ठीक है। हाथी है, कौन वाले हाथी है? जो बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको, बड़े जो ऐसे
मैम सूंड। सूंड नहीं बोलते बच्चे इसको, हम ठीक है? हाँ, टस्क बोलते हैं ना। ओके। वो वाले हाथी, ठीक है, वो हाथी है। अब मान लो कि वो सारे के सारे हाथी मर गए अचानक से, या वो सारे के सारे हाथी क्या हो गए, दूसरी जगह चले गए, ठीक है? तो इस अब क्या हो गया, यहाँ पे जो हाथी बच गए वो दूसरे वाले हाथी बच गए, तो इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है? एलील उनका पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म ही हो गया। तो ज्यादातर इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि वो मारे जाते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या पढ़ते हैं, वो मारे गए और उनका पूरा का पूरा जनरेशन खत्म हो गया, ठीक है? जेनेटिक ड्रिफ्ट में मान लो कि जैसे बंदर हैं और लंगूर हैं, और अचानक से क्या हुआ, सारे के सारे बंदर एक बार में मारे गए, सारे के सारे बंदर एक बार एक जगह में कलेक्ट हुए, और उसी समय क्या आ गया, भूकंप आ गया, सारे के सारे बंदर उसी में चले गए, समा गए, ठीक है, मारे गए। तो ये हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, अचानक से एक ही बच जाना। इट चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन। अब जो रिमेनिंग पॉपुलेशन जो बच गई, उनकी जीन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बच्चे चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन में ही होगा ना, छोटा सा पॉपुलेशन वही तो मारे जाएंगे, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, कितने एक बार में मरेंगे एक झटके में। चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन इन अ जीन पूल इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है? नाउ बॉटल नेक इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटल नेक इफेक्ट मैम क्या बोलता है? डायनासोर्स में तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत बड़ा होगा ना? नहीं, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट एक तरह से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, डायनासोर का पॉपुलेशन बहुत बड़ा था। मैम एक फाउंडर इफेक्ट भी होता है ना मैम, वो भी इसी से रिलेटेड होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट से। हाँ, फाउंडर इफेक्ट, कि भाई जो एक स्पीसीज के फाउंडर हैं, है ना, एक स्पीसीज के फाउंडर हैं जो नए आए हैं, वही क्या कर गए, बिल्कुल हट गए, वही वहां से क्या हो गए, हट गए वहां से, उस जगह से। नाउ बॉटल नेक, पहले सुनो बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है। देखो, एक बॉटल लिया, ठीक है, इस तरह का बॉटल लिया। अब इस तरह के बॉटल में आप बहुत सारे क्या रख देते हो बच्चे, पैबल्स रख देते हो, ठीक है? रेड कलर के पैबल्स रखते हो, इसमें ग्रीन कलर के पैबल्स रखते हो, इसमें येलो कलर के पैबल्स रखते हो, और इसमें ब्लू कलर के पैबल्स रखते हो, ठीक है? इस तरह के पैबल्स रखते हो, और जब आप इनको निकालोगे तो किस तरह से निकलेंगे, क्या चांसेस होंगे निकलने के? मैम वो प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम कितने हैं, और फिर उसमें से फिर निकालेंगे। यस। उसी टाइप का आएगा भाई, कोई रेड आएगा, हो सकता है रेड रेड ही आ जाए, सेलेक्ट हो, यस मैम। हो सकता है एक रेड आए कि ब्लू आ जाए, हाँ, इस तरह की चीजें भी आ सकती है। सो द लॉस ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय डेथ और आफ्टर सम टाइम अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई पॉपुलेशन है, उसमें मिक्स तरह के अलील प्रेजेंट है, बहुत सारे तरह के मिक्स तरह के अलील प्रेजेंट है। मतलब जैसे हाइट की बात ले लो, हाइट की बात ले लो, ठीक है, हाइट की बात ले लो, लंबे हाइट वाले, क्योंकि हाइट में बहुत सारा वेरिएशन मिलता है आपको देखने को। हाइट की बात ले लो तो इसमें आपका लंबे हाइट वाले, बहुत ज्यादा लंबे, मीडियम हाइट वाले हैं, स्मॉल हाइट वाले, और बहुत ज्यादा ड्वार्फ हाइट वाले, तो इस तरह के हैं। और अचानक से क्या आया, कोई भूकंप आया, अचानक से कुछ इस तरह की चीजें हुई एनवायरमेंट में कि उसमें से कुछ ही सेलेक्ट हो पाए, कोई स्पीसीज ही बच पाया। तो भाई वो स्पीसीज हो सकता है कि आपका लंबा वाला स्पीसीज बच जाए जो जल्दी से पेड़ पे चढ़ गया, ठीक है, जो जल्दी से छत पे चढ़ गया। छोटा वाला नहीं चढ़ पाया, छोटा वाला नहीं चढ़ पाया, सुनामी में बह गया, समझ गए? ओके, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। हाँ, या फिर दो स्पीसीज बच गए, दो स्पीसीज बच गए, मीडियम वाले वाइट वाले, मीडियम वाले और लंबे वाले। तो इसी को क्या बोल रहे हैं बच्चे, बॉटल नेक इफेक्ट। ये इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई कौन चुनाएगा, कौन चुना जाएगा, कुछ ठीक नहीं है। जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन सबको पता है ना कि भाई नए तरह के, Yes, अगर ma'am. दो तरह
दो तरह का अलील है भाई, मैंने पढ़ा है लिंकेज में, रिकॉम्बिनेशन में पढ़ा है ना, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, यस मैम। कि क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन मिक्स हो जाते हैं, है ना, जीन में चेंजेस आते हैं और एक नया स्पीसीज बन जाता है। यस कभी मैम। कभी इतना ड्रास्टिक चेंज होता है, इतना ज्यादा ये हो जाता है क्रॉसिंग की, नया स्पीसीज बन जाता है, तो जीन रिकॉम्बिनेशन। So it is the process of bringing together new combination of existing genes and allele. जो existing जीन और allele है उसी का कुछ नया बन जाना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्स कर रहे हैं दो तरह के जीन को, दो तरह के जीन को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं अलग अलग, जैसे इंसान और कुत्ते को मिक्स कर दिया, ऐसा होता नहीं है, मैं बस बता रही हूँ। तो कुत्ते वाला मुंह और इंसान वाला शरीर, है ना, सो इट इज मिक्सिंग मैम ऑफ अभी जीन ऑफ, जस्ट मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछने वाली थी, पता है मैम, इंसान और कुत्ते वाला। नागिन सा नहीं होता सीरियल जिसका ऐड आता रहता है, मुझे वो याद आ गया, आधा हाँ, नागिन इंसान होता है। so it is a method of mixing of gene of two population। हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत सारी मूवी बनी हुई है बच्चे, अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखोगे तो आप देखोगे कि इस तरह की मूवी है कि पूरा शरीर उसका क्या है, पूरा शरीर उसका जानवर वाला है और इंसान मुंह वाला, सॉरी मुंह इंसान वाला, इंसान मुंह वाला। इट चेंजेस द जीन फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल्टर द फिनोटाइप। इसमें क्या है, फिनोटाइप भी बदल जाता है ना, पूरा का पूरा फिनोटाइप ही बदल जाएगा भाई, दो तरह के जीन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा हम किस में कराते हैं बच्चे, प्लांट्स। सिर्फ इंसानों की बात नहीं करोगे ना, प्लांट्स की भी तो बात करोगे। हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा प्लांट्स में हम कराते हैं, मेंटल ने भी कराया था, ठीक है, प्लांट्स में कराते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन क्या है भाई, ये पता है आपको कि नेचर सेलेक्ट करती है, नेचर सेलेक्ट करती है जीन पूल में से कि कौन वाला जीन पूल आगे बढ़ेगा, नेचर सेलेक्ट करती, नेचर उसको मौका देती है, नेचर उसको मौका देती है। नेचर पहले क्लीन थी तो वाइट वाले जिंदा थे, नेचर फिर क्या हो गई, गंदी हो गई, है ना, तो डार्क वाले जिंदा रह गए। तो भाई मौका, मौका मिल रहा है। तो जो जो मतलब नीट में कम मार्क्स भी लाएंगे ना, उनको भी मौका मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा जीवन में कभी ना कभी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मौके के लिए कितना तैयार, आप रोते रहते हो या फिर अपने आप को खड़ा करते हो। आप इतने अच्छे से पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ लो कि मतलब अपना कोचिंग खोल लो, है ना, अपना कोचिंग खुल गया, पता चला आप डॉक्टर से ज्यादा कमा रहे हो, क्या पता चला आगे चल के आप हॉस्पिटल ही खोल रहे हो, डॉक्टर क्या बनोगे, हॉस्पिटल ही खोल रहे हो, हो सकता है ना, हो सकता है। ओके, तो कुछ समझ में आया आज, समझ में आया, हाँ। हार्डी विनबर्ग भी पढ़ा दो क्या, पढ़ा देती हूँ। मैम जो मरमेड होती है वो भी जीन रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल होती है ना? हाँ, मरमेड। मैम ये बॉटल नेक वाला बता दो। मैम मरमेड होती है सच में? अगर होती है तो मैम एक बार बॉटल नेक वाला इफेक्ट वापस बता दो। भाई कुत्ते जैसे शकल वाला इंसान भी तो नहीं होता ना, ठीक है। बॉटल नेक आपका ये कहता है कि बच्चे कि जब भी कुछ तबाही मस्ती है, जब भी कुछ तबाही मस्ती है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका देती हूँ कि जब बहुत साल पहले जब एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड्स आकर के गिरा धरती पे, धरती बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से फल फूल रही थी, डायनासोर्स थे बिल्कुल तबाही मचा रहे थे, मैमल्स को कोई पूछने वाला नहीं था, मैमल्स बिल्कुल छोटे छोटे से थे, चूहे जैसे मैमल्स थे। हाँ, सबसे पहला मैमल्स वगैरह कहते हैं कि चूहे जैसे बिल्कुल मैमल्स थे, वैसे टाइप के मैमल्स। तो जो उस समय तबाही आई तो एक पूरा का पूरा पॉपुलेशन एक सेलेक्ट हुआ और वो क्या हो गया, मारा गया, ठीक है। और उसके बाद एक नया स्पीसीज, कुछ समय बाद एक नया स्पीसीज डेवलप, ठीक है।
और वो स्पीसीज पहले से प्रेजेंट था भाई, पहले से प्रेजेंट था, फिर उसी से आगे चल चल के नए स्पीसीज बने। तो भाई बॉटल में जिस तरह से आप बहुत सारी गोलियां रखते हैं, बहुत सारी गोलियां मतलब बहुत सारे स्पीसीज है, डायनासोर भी है, रेप्टाइल्स भी है, बर्ड्स भी है, आपके मैमल्स भी हैं। अब जब तबाही आई तो पता चला कि तीनों निकल गए, येलो वाला भी निकल गया, रेड वाला भी निकल गया, येलो वाला भी निकल गया, ब्लू वाला भी निकल गया। मान लो ग्रीन वाला डायनासोर है, डायनासोर मतलब मर गए सभी के सभी, उसी में रह गए। ठीक है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि सिर्फ एक ही तरह का निकले। भाई कुछ भी निकल सकता ना, कुछ भी पॉसिबल। ओके, तो बॉटल नेक इफेक्ट में मुझे ये वाला एग्जांपल सही लग रहा है कि जब डायनासोर मरे थे ना, तो उस समय जो कुछ स्पीसीज थे छोटे छोटे वाले वो बच गए थे, मैमल्स बच गए थे, कुछ रेप्टाइल्स बच गए थे, वो सभी बच गए थे। लेकिन जो डायनासोर था वो क्या हो गया था, मर गया। ठीक है, यस मैम। ओके। यस मैम। अरे बेटा सभी अगर मर गए होते, सोचो जो एस्ट्रॉइड्स गिरा सभी अगर मर जाते तो फिर से जीरो से नहीं शुरू होता, फिर से बैक्टीरिया, फिर से सब कुछ। हाँ, तभी नहीं मरे ना, जो बच गए, तभी तो आगे फिर स्पीसीज बनती चली गई। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। यस मैम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जीएच हार्डी एंड डब्ल्यू विनबर्ग नाम के दो साइंटिस्ट थे, हार्डी और विनबर्ग। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम सभी सोचते हैं एक ही साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट है, हार्डी और विनबर्ग। इन्होंने 1908 में ये बताया था। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली क्या बताया था, दैट व्हाई अ पॉपुलेशन एज अ होल विथ ऑल इट्स वेरिएशन, वेरिएशन हो रही है लगातार, पॉपुलेशन में वेरिएशन हो रही है, पी प्लांट में वेरिएशन हो रहा है, वीट में वेरिएशन हो रहा है, हम में वेरिएशन हो रहा है, सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो रहा है, देन व्हाई दे रिमेन अनचेंज्ड फॉर मेनी इयर्स, वो इतने सालों सालों तक अनचेंज्ड कैसे रह सकते हैं। ठीक है, यही उन्होंने बताया था। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे क्योंकि अभी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा मे बी। इन्होंने ये मैथमेटिकली प्रूव किया था। ठीक है, ये लोग मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिकली इन लोगों ने प्रूव किया था कि कोई पॉपुलेशन कैसे बहुत बहुत सालों तक अनचेंज रहता है, जबकि वेरिएशन हर जनरेशन में आ रहा है ना। आप अपने माता पिता से अलग हो, आपके बच्चे आपके माता पिता से अलग होंगे। हाँ, दो दो तरह का अलील भी मिक्स हो रहा है, लेकिन स्टिल पॉपुलेशन क्या है, सेम है। इंसानों का हर जगह पॉपुलेशन देख लो, वो क्या है, सेम है। गेहूं का पॉपुलेशन क्या है, एक ही तरह का है ना, हल्का हल्का वेरिएशन है, बट गेहूं तो गेहूं ही है। अब गेहूं जूसी तो पैदा नहीं हो रहा, कहीं जूसी गेहूं तो नहीं पैदा हो रहा है कि उससे रस निकल रहा है, हाँ, उसको फल बना के वो सीरियल्स ही हैं। और जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स ही हैं, फ्रूट सीरियल्स नहीं बन जा रहे हैं। हाँ, कुछ अलग तो चेंज नहीं हो रहा है बच्चे। तो ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, आप मुझे इसका जवाब ढूंढ के लाके देंगे। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ये स्क्रीनशॉट लो इसका, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है कि व्हाई अ पॉपुलेशन एज अ होल विथ ऑल इट्स वेरिएशन, ठीक है, कंटिन्यू टू रिमेन अनचेंज फॉर मैनी इयर्स, ये कैसे हार्डी विनबर्ग ने प्रूव किया था। थोड़ा दिमाग लगाओ, पढ़ो, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। कैसे इन दोनों ने प्रूव किया था कि पॉपुलेशन में वेरिएशन तो आ रही है लेकिन बड़ा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, हम इंसान के इंसान ही है, गेहूं गेहूं का गेहूं ही है, ठीक है, गोभी गोभी का गोभी ही है। समझ गए? यस बट जो वेरिएशन हर ईयर आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, वो तो बहुत मतलब बहुत छोटा सा होता है ना, वो वेरिएशन बहुत लेते हैं। हाँ, तो ये इन्होंने कैसे प्रूव किया था, अपनी बातें नहीं रखनी है, अपनी बातें नहीं रखनी है, कोई अपना राय नहीं रखना है। अपना राय बहुत कुछ दे सकते हो इसमें, इसमें आपको क्या करना है, इन्होंने कैसे प्रूव किया था ये बताना। इन्होंने क्या प्रूव किया था मैथमेटिकली, पढ़ो एनसीईआरटी। यही बताया था कि सारे जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। अभी मैं सुनूंगी नहीं, आप पढ़ के आओ अच्छे से, कल मुझे बताना। ठीक है, सभी पढ़ के आओ। साइमा, इट्स वेरी गुड थिंग कि आप पढ़े हो इसको, आपको उसी के आसपास बातें कर रहे थे।
ठीक है, आंसर नहीं, आंसर मुझे यहाँ बताना है, आंसर मुझे यहाँ बताना, मैं इस क्लास में पूछूंगी आपसे कि आप क्या पढ़े हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए, अब क्वेश्चन मैम का ही टाइम है अब आपका।